हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 4 लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स जब तक खत्म नहीं हो जाते हम तब तक आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। सो लिटरेरी हेरिटेज, लिटरेरी का मतलब होता है सारी ऐसी चीजें जो रिटन हो। आज तो हमको लैंग्वेज पता है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कितनी सारी लैंग्वेजेस हमको पता है, तो हम उसको लिखते हैं और उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन वो टाइम जब लोगों के पास लैंग्वेज नहीं थी, जब लैंग्वेज का ओरिजिनेशन ही नहीं हुआ था, तब कैसे कम्युनिकेट किया जाता था? तो दे कम्युनिकेट थ्रू साउंड, एक्सप्रेशन। देखो, प्री लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज आने से पहले तो साउंड का इस्तेमाल करते थे, या फिर स्टोन्स में सिंबल या ड्राइंग बना के कम्युनिकेट किया जाता था। क्या कम्युनिकेट करते थे ये लोग? अपने थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग और इमोशंस को। और यही सिंबल आगे जाके इवोल्यूशन जब होता है लैंग्वेज का, तो यही सिंबल आगे जाके बन जाते हैं डायलेक्ट्स और स्क्रिप्ट। और एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज, उससे तीसरी लैंग्वेज, और ऐसे करते करते हमारा जो लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। अब लिटरेचर का मतलब देखो, कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज। अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है, उस लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करना, यानी कि उससे ऐसी चीजें लिखना जो लोगों को आगे चल के फ्यूचर में भी काम आए, तो उसको क्या बोलते हैं? लिटरेचर। सो द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज लेड टू क्रिएशन ऑफ लिटरेचर। और इस चैप्टर में हम इंडियन लिटरेचर के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। सो फ्रॉम एशियंट टाइम इंडियन लिटरेचर इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस। अब हमारे लिटरेचर में इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों हैं? सबसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे वो, उसके बाद फिर मुगल एम्परर्स एंड देन ये ब्रिटिशर्स। तो इतने सारे लोग जब इंडिया में आए हैं, सब अपने अपने कल्चर के साथ आए हैं, इसलिए हमारे लैंग्वेजेस में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी और यूनिकनेस देखने को मिला है। सो इंडियन स्कॉलर्स डिवाइडेड एंशिएंट लिटरेचर इनटू वैदिक एंड क्लासिकल लिटरेचर। अब देखो, अब जो पूरा लिटरेचर है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक है वैदिक, उसके बाद फिर पोस्ट वैदिक, देन उसको हम बोलेंगे क्लासिकल। क्लासिकल के अलावा फोक लिटरेचर भी, यानी कि गुजराती, मराठी, साउथ में अलग, नॉर्थ में अलग, इतने सारे जो लिटरेचर बन रखे हैं हमारे इंडिया में, उनको क्या कहते हैं? रीजनल वाले को क्या कहते हैं? हम फोक लिटरेचर। देन language and literature, if we quickly look at the history, we can see an emergence of variety of languages since centuries। तो सालों से इंडिया में बहुत तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह पर अपनी अपनी लैंग्वेज चलती है। देन दिस लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस वन अनदर एंड इट रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज इन्फ्लुएंस होती है, धीरे धीरे करके लैंग्वेज डेवलप होती है, और उस लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करेंगे तो बनता है लिटरेचर। Okay, so as a result some new languages and literature develop। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? संस्कृत लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे बहुत सारी लैंग्वेजेस का क्रिएशन हुआ है। संस्कृत लैंग्वेज इज लेस यूज इन प्रेजेंट टाइम। आज हम डेली कम्युनिकेशन में संस्कृत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जब भी कोई रिलीजियस सेरेमनी होती है या रिचुअल्स होते हैं, वर्शिपिंग की बात आती है, तो हर चीज संस्कृत में ही बोली जाती है। जो हमारे मंत्र वगैरह हैं वो सारे किसमें है? संस्कृत में ही है। सो लैंग्वेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर लैंग्वेज की मदद से इंसान अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशन को ज्यादा अच्छे से दूसरों को बता सकता है। ओके, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि लैंग्वेजेस में संस्कृत इतना इंपॉर्टेंट क्यों, इसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। देखो क्यों, यहाँ पे वेस्टर्न लैंग्वेज हो गया, सदर्न लैंग्वेज और ईस्टर्न लैंग्वेज, ये तीनों का ओरिजिनेशन संस्कृत से। अब देखो, इससे आगे बनी है हिंदी। हिंदी में भी हिंदी और उर्दू होगी, कन्नौज, हरियाणवी, पंजाबी, देन नेपाली, सिंधी, ठीक है, हिमाचली, गुजराती, राजस्थानी, फिर मालदीव, मराठी, कोंकणी, आसामी, बंगाली, उड़ीसा, बिहारी, हिंदी, छत्तीसगढ़, मैथिली, भोजपुरी, कितनी सारी लैंग्वेजेस का जो ओरिजिनेशन है वो क्या है? संस्कृत। ठीक है, और हिंदी और उर्दू को तो हम सिस्टर्स मानते हैं क्योंकि दोनों ही संस्कृत से ही ऑरिजिनेट हुए हैं। क्लियर? तो संस्कृत अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लिटरेचर में। नाउ इंडियाज मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्ट, सबसे एशियन सिविलाइजेशन हड़प्पा। तो हड़प्पा में जो हमको स्क्रिप्ट मिले हैं वो आज भी हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, यानी कि वो आज भी हम डिकोड नहीं कर पाए हैं कि वो क्या है। अब क्योंकि जब हमको पता नहीं है उस टाइम की लैंग्वेज के बारे में, तो इसलिए हमको उस टाइम की इंफॉर्मेशन भी इतनी नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर फोटो लगाई है, ये क्या है? ये सारे वो सिंबल्स हैं, ये सारे वो डायलेक्ट्स हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिले हैं। अब इनका मतलब क्या है ये हमको आज तक नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए हम इस सिविलाइजेशन के लैंग्वेजेस के बारे में ज्यादा नहीं जानते।
महर्षि पाणिनि, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। महर्षि पाणिनि कौन है? एक ग्रेट संस्कृत ग्रामेरियन है और इनकी बुक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। ये बुक किस पर है? पूरी संस्कृत ग्रामर पर ये बुक लिखी गई है। किसने लिखी है? महर्षि पाणिनि। ओके, संस्कृत इज कंसिडर्ड टू बी द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस। संस्कृत माना जाता था कि ये आर्यंस की लैंग्वेज है, संतों की लैंग्वेज है, सेजेस, और द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर। क्लियर? आर्यंस यानी कि हिंदूज आर नोन एज आर्यंस, और पूरे आर्यवर्त में आर्यंस रहते थे जो कि संस्कृत लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते थे। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, और आज तो पूरी दुनिया मानती है कि कंप्यूटर यूज के लिए जो बेस्ट लैंग्वेज है वो कौन सी है? संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत वॉज द चीफ लैंग्वेज ऑफ फॉर नॉलेज। सबसे पहले संस्कृत का ऑरिजिनेशन हुआ, तो इसलिए संस्कृत को चीफ लैंग्वेज माना जाता है। किस लिए? अगर नॉलेज, साइंस, रिलीजन और फिलोसॉफी की बात हो तो इंडिया में अगर इन सारी चीज़ों पर जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ है वो सब आपको संस्कृत लैंग्वेज में मिल जाएगा। देन मूविंग टूवर्ड्स एशियंट इंडियन लिटरेचर। मैंने भी बोला कि पहले हम वैदिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बाकी के फोक लिटरेचर आ जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, कितने वेद है हमारे? 4 वेद। वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज। वेद मीन्स नॉलेज, और वी हैव 4 वेद। सबसे पहला है ऋग्वेद, फिर आता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में इनका ऑरिजिनेशन हुआ है। सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। ओके, सो ऋग्वेद इट इज द मोस्ट एंशिएंट बुक। याद रखना, इंडिया की सबसे पुरानी बुक, मोस्ट एंशिएंट बुक या मोस्ट एंशिएंट वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, देन इसमें 1028 वर्सेस है, 1028 वर्सेस है, और उस पूरी बुक को 10 डिविजन्स में डिवाइड किया है, यानी कि 10 चैप्टर्स आप मान लो। ठीक है, तो डिविजन्स कितने हैं? 10, और वर्सेस कितनी है? 1028। और ज्यादातर वर्सेस किसके ऊपर है? सो प्रेयर ऑफ गॉड्स, और या तो कुछ वर्सेस जो यज्ञ के टाइम पर बोली जाती है। अमंग दीज, और इन सारी वर्सेस में जो सबसे फेमस है, जो सबसे अच्छी है, वो कौन सी है? वर्शिपिंग उषा। उषा का मतलब क्या होता है? द गॉडेस ऑफ डॉन। डॉन मतलब सूरज की पहली किरण जब पड़ती है तो उस टाइम को कहा जाता है डॉन, यानी कि एकदम सुबह का टाइम को क्या बोलते हैं? डॉन। सो गॉडेस ऑफ डॉन यानी कि वर्शिपिंग उषा, इससे रिलेटेड जो वर्सेस है वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। दिस वर्क डिस्क्राइब्स, अब ऋग्वेद आर्यंस के टाइम का है, इसलिए ऋग्वेद में आपको आर्यंस के बारे में ही बताया जाएगा। आर्यंस कहाँ रहते थे? सप्त सिंधु में। तो आर्यंस का पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, और उनका रिलीजियस लाइफ कैसी थी, तो पूरी जो बुक है वो आर्यंस के ऊपर है। नाउ सामवेद, सेकंड क्या आता है? सामवेद। सो 3 अदर वेद ऋग्वेद के बाद बनाए गए हैं। वन ऑफ देम इज सामवेद टू फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ रेसिटेशन ऑफ वर्सेस। देखो, वर्सेस सारे ऋग्वेद में हैं, लेकिन उन वर्सेस को बोलना कैसे है, किस रिदम में हमको, रिदम और ताल में उस वर्सेस को बोलना है, उसको वो किस में बताया गया है? सामवेद में। इसलिए इसको कहा जाता है गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि विच वेद इज नोन एज गंगोत्री ऑफ म्यूजिक? सामवेद। थर्ड आता है यजुर्वेद। इट इज कॉल्ड वेदा ऑफ यज्ञ। जितने भी यज्ञ से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी यजुर्वेद में बताई गई है। इट इज कंपोज्ड इन फॉर्म्स, प्रोज के फॉर्म में भी है और वर्स के फॉर्म में भी। प्रोज यानी कि लिटरेचर के फॉर्म में हो गया, पूरा ऐसे जैसे होता है ना आपका वैसे, और वर्स यानी कि 4-4 लाइन का जो होता है वो, मतलब एक रिदम में उसको बोलना है, और यहाँ पे तो सिर्फ रीडिंग जैसा होता है प्रोज। This describe hymns recited at time of यज्ञ, the religious practices and rituals। तो यज्ञ के टाइम पर जो भी मंत्र बोले जाते हैं वो सब किसमें है? यजुर्वेद में। इसलिए इसको वेद ऑफ यज्ञ कहा जाता है। और अपना आखिरी वेद है अथर्ववेद। यहाँ पर सारे टाइप्स के रिचुअल्स और संस्कार बताए हुए हैं जो हिंदू कल्चर में हैं। कितने संस्कार की बात हुई है? हिंदू कल्चर में हम 16 संस्कार की बात करते हैं, जो कि शुरू होता है जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है, फिर उसके बाद जब बच्चा होता है, फिर बच्चा का जब हम मुंडन कराते हैं वो भी इसी में आता है। उसके बाद फिर जब पहली बार अन्नप्राशन होता है उसको खाना खिलाते हैं। ऐसे करते करते लाइफ के एंड तक, और जो आखिरी है यानी कि जब डेथ हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? अंतिम संस्कार। तो पैदा होने से लेकर डेथ तक हर लाइफ का हर एक इवेंट जो है वो संस्कार होता है। तो कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार। इसके बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। नेक्स्ट, नाउ उपनिषद। अब उपनिषद क्या है? गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स। अब जो
उपनिषद है वो किस किस बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्या बताते हैं? तो ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से हुई, या यूनिवर्स क्या है उसके बारे में बताया जाता है। नाउ मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये जो लाइफ है इसका रीजन क्या है, ये क्यों मिली हुई है, मकसद क्या है लाइफ का, डेथ के बाद क्या होता है, तो ये सारी मिस्ट्रीज इसमें हैं। देन मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये उपनिषद में डिस्क्राइब किए हुए हैं। और इसमें से बृहदारण्यक और छंदोग्य आर द अर्लीस्ट उपनिषद इन दी डायलॉग फॉर्म। डायलॉग फॉर्म यानी कि दो जन का कॉन्वर्सेशन है जिसको उपनिषद बना दिया गया है। तो कौन कौन से? बृहदारण्यक और छंदोग्य। देयर आर 108 इन ऑल एज मेंशन इन मुक्तिको उपनिषद। तो मुक्तिको उपनिषद में इसके हिसाब से कितने उपनिषद है हमारे पास? टोटल 108 उपनिषद आर देयर, ठीक है। और ये डिस्क्राइब किसमें किया है? तो ये भी याद रखना, मुक्तिको उपनिषद में। फिर आता है ब्राह्मणिकल लिटरेचर। मैनी ब्राह्मणिकल एपिक्स वर कंपोज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर। अब वैदिक लिटरेचर को आसान भाषा में समझने के लिए जो लिटरेचर बनाया है उसको बोलते हैं ब्राह्मणिकल लिटरेचर। एनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन बेस्ड ऑन वेद कंपोज इन पोएटिक फॉर्म आर इंक्लूडेड इन ब्राह्मणिकल लिटरेचर। देखो वेद में जो जो सिखाया गया है उसी को दूसरी या इजी लैंग्वेज में और पोयम के फॉर्म में, देखो पोएम के फॉर्म में बताना और उसको स्प्रेड करना लोगों में, उसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मणिकल लिटरेचर। जो कॉन्सेप्ट है वो वेद का ही है लेकिन इजी लैंग्वेज में और पोएम के फॉर्म में, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए, उसको क्या कहेंगे हम? ब्राह्मणिकल लिटरेचर। वेदिक लिटरेचर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग बिहेवियर हैव बीन एक्सप्लेन्ड ब्रॉडली। तो पूरा वैदिक लिटरेचर को डिटेल में और इजी लैंग्वेज में ब्राह्मणिकल लिटरेचर एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है अपना अरण्यक्स। अरण्यक्स मतलब होता है जंगल। तो आर्यंस जो है वो अपनी लाइफ का जो लास्ट फेज है वो जंगल में बिताते थे, और फिर वहां पर क्योंकि देखो उन्होंने पूरी लाइफ जी है, दुनिया में सब कुछ देख लिया है, तो उनके पास जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी विजडम है, उससे वो लिटरेचर बनाते थे। ओके जिसको हम कहते हैं अरण्यक्स। क्लियर हुआ? देखो आर्यन यूज्ड टू स्पेंड द लास्ट फेज ऑफ लाइफ इन अरण्यक्स यानी कि जंगल, मेकिंग देयर आश्रम इन अरण्यक्स ऑफ फॉरेस्ट। जंगल में ही अपना आश्रम बना लिया करते थे। दे कंपोज लिटरेचर, और अपनी फिलॉसफी के ऊपर जितना भी विजडम उन्होंने जिंदगी भर में सीखा, जितनी भी चीजें उन्होंने सीखी है वो सब एक में कंपोज कर देते थे, जिसको हम क्या कहते हैं? अरण्यक्स। क्लियर? द रिजल्ट ऑफ देयर डीप थिंकिंग। डन है? चलो फिर है वेदांगास। द वेदांगास लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ 6 ब्रांचेस लाइक दी। अब वेदांग की कितनी ब्रांचेस है? 6 ब्रांचेस है। अलग अलग फील्ड में इसने हमको नॉलेज प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर ये पूरी 6 फील्ड्स है। सबसे पहला है छंदास यानी कि मैट्रिक्स के बारे में है। फिर ग्रामर, व्याकरण, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी यानी क्या होता है? रूट वर्ड से सारी चीजें समझना। रूट वर्ड जो है उसको एटिमोलॉजी बोलते हैं। देन एस्ट्रोनॉमी यानी कि ज्योतिष। फिर रिचुअल, जितनी भी सेरेमनीज, रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं वो। उसके बाद फोनेटिक्स यानी कि शिक्षा। तो ये 6 ब्रांचेस हैं वेदांगास की। रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गया, रिचुअल, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। ओके यानी कि देखो एशियन लिटरेचर हर एक फील्ड के बारे में पूरी डीप में जानकारी रखता था, और ये सारे स्क्रिप्चर्स हमारे पास आज भी हैं। फिर अगर आगे बढ़े तो आता है द रामायण एंड महाभारत आर 2 ग्रेट इंडियन एपिक्स। इनके बारे में 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, तो डिटेल में बताना है। सबसे पहले तो द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दीज एपिक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 2nd सेंचुरी, और इस ट्रेस यानी कि जो प्रूफ है वो आप 2nd सेंचुरी में देख सकते हैं। रामायण किसकी स्टोरी है? रामचंद्र एंड द किंग ऑफ अयोध्या। तो अयोध्या के जो राजा राम थे उनके बारे में पूरी रामायण है। स्मॉलर एपिक देन दी महाभारत, लेकिन अगर महाभारत से कंपेयर करें तो जो रामायण है वो बहुत ही छोटा है। इट नरेट्स मेनी अट्रैक्टिव स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। महाभारत में किसकी स्टोरीज हैं? एडवेंचर की स्टोरीज हैं। कौरव और पांडवों के बीच में जो वॉर हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसके बारे में है। द महाभारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक हैज 1 लाख वर्सेस। दुनिया का सबसे बड़ा एपिक, सबसे बड़ी जो बुक है वो कौन सी है? महाभारत, जिसके अंदर 1 लाख वर्सेस दी गई हैं। कितनी? 1 लाख। देन दिस डिस्क्राइब्स द वॉर बिटवीन। अब महाभारत में क्या डिस्क्राइब किया गया है? तो कौरव और पांडवों के बीच में जो वॉर हुआ था वो, और उससे रिलेटेड काफी सारी स्टोरीज। भगवत गीता ये अलग बुक नहीं है, भगवत गीता जो है वो महाभारत का ही एक हिस्सा है।
एक्सपोज द डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स। और ये जो भगवत गीता है इसमें कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ था, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ था वो बताया गया है, जिसमें पूरा विजडम आ जाता है। इट कन्वेज द मैसेज ऑफ अचीविंग। क्या मैसेज है? तो मोक्ष अचीव करने का, मोक्ष और सेल्वेशन। ठीक है, कैसे अचीव करेंगे? सो थ्रू ज्ञान, कर्म और भक्ति। ये भी 1 मार्क्स के लिए याद रखना। इट कन्वेज द मैसेज ऑफ अचीविंग मोक्ष थ्रू 3 चीजों की मदद से, ज्ञान, कर्म और भक्ति। Now, both the epics, Ramayana और महाभारत, have been influenced millions of Indians and the literature for a long time. अब अगर हम रामायण महाभारत की बात करें तो इंडियंस को तो इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन आज पूरी दुनिया इन एपिक्स को पढ़ती है, खास करके गीता को। Then they have implanted motivational seeds of संस्कार in the Indians, और इंडियंस के जो संस्कार इम्प्लांट किए हैं किसने? इन सारे एपिक्स ने। इस पीरियड में संस्कृत लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस विच कंटेन अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। संस्कृत लिटरेचर में रिलीजियस एस्पेक्ट्स तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये जो दुनियादारी, अपनी लाइफ कैसे जीनी है, उसके बारे में भी था। ओके, चलो फिर द पुराण्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग इनिशियल वैदिक रिलीजन। और स्टार्टिंग का जो वैदिक रिलीजन है वो किस में एक्सप्लेन किया गया है? पुराण्स में। इन दिस पीरियड मैनी स्क्रिप्चर्स एंड स्मृति ग्रंथ वर कंपोज्ड। इसी टाइम पीरियड में संस्कृत लैंग्वेज में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स देखो इस तरीके से। ये पहले ना एक पेपर, वो ये जो पेपर में नहीं लिखा जाता था, ये एक पेड़ की छाल होती थी। ठीक है, एक पेड़ है, उसकी जो छाल है उसमें सब लोग लिखते थे। तो स्क्रिप्चर्स और स्मृति ग्रंथ बहुत सारे कंपोज हुए हैं। दिस स्क्रिप्चर्स डेल्ट विद, और ये किससे रिलेटेड थे? साइंस से रिलेटेड थे, फिर फिलोसफी से रिलेटेड थे, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौटिल्याज अर्थशास्त्र। अब ये कौटिल्य कौन है? तो चाणक्य। चाणक्य के 3 नाम है, एक तो चाणक्य हो गया, दूसरा कौटिल्य और तीसरा है विष्णुगुप्त, जो कि बहुत ही महान माने जाते थे मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स की फील्ड में। तो अर्थशास्त्र किसके रिलेटेड बुक है? तो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और किसने लिखी है? तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने लिखी है। उसके अलावा कैसे टॉपिक्स हुआ करते थे? जैसे आर्ट्स हो गया, मैथमेटिक्स और अदर साइंसेस। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले बुद्धिस्ट लिटरेचर था उसकी लैंग्वेज क्या थी? याद रखना, पाली लैंग्वेज थी। और बुद्धिस्ट लिटरेचर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, इसलिए उसको त्रिपिटका बोलते हैं। सो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली लैंग्वेज में 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, इसलिए त्रिपिटका। और तीनों का नाम क्या है? सुक्त पिटका, विनय पिटका और अभिधमम पिटका। ठीक है, सुक्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम पिटका। तो इसलिए बुद्धिस्ट लिटरेचर की लैंग्वेज पाली, इतना याद रखना। नाउ गुप्ता पीरियड अगेन गोल्डन पीरियड कहा जाता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज में पोयम और ड्रामा, उसके लिए गोल्डन पीरियड है। द ग्रेट राइटर्स जैसे कि कालिदास, महाकवि कालिदास हो गए, भावभूति, भैरवी, फिर भर्तृहरि, नाउ बाना भट्ट, मांगा एंड अदर बिलोंग टू दिस पीरियड। और इसमें से जो सबसे फेमस है वो कौन है? महाकवि कालिदास, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। उनके जो वर्क्स है वो आपको याद रखना है बाय हार्ट। कुमार संभवम, ये सारे किस पे बेस्ड है वो मैंने आपको पहले ही चैप्टर नंबर 2 में बताया है। फिर रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, ये कुछ इनकी बेस्ट पोएटिक और ड्रामेटिक स्टाइल है। फिर दूसरे कवि हैं बाना। बाना रोट कादम्बरी एंड हर्षचरिता। हर्षचरित क्या है? बायोग्राफी ऑफ किंग हर्ष। तो राजा हर्ष की बायोग्राफी का नाम है हर्षचरिता, और दूसरी इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है कादम्बरी बाय बाना। इसके अलावा और भी राइटर्स के नाम है यहाँ पे। अदर वर्क्स ऑफ पीरियड और भावभूति। अब भावभूति ने लिखी है उत्तर रामचरित्र। ठीक है, रामचरित्र मानस तुलसीदास ने, लेकिन उत्तर रामचरित्र भावभूति ने, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। दूसरा है भैरवी ने बुक लिखी है कीरत अर्जुनियम। फिर विशाखा दत्त की बुक का नाम क्या है? मुद्र रक्षा। सुद्रक की बुक का नाम क्या है? मिर्च कटिकम। और डांडी की बुक का क्या नाम है? दश कुमार चरित्र। सबकी अलग अलग बुक है, जितना हो सके आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। भावभूतिस उत्तर रामचरित्र, भैरवीस कीरत अर्जुनियम, विशाखा दत्त मुद्र रक्षा, सुद्रक्स मिर्च कटिकम और डांडीज दश कुमार चरित्र। सो ये सारी उनकी बुक्स हैं। द सब्जेक्ट्स ऑफ दीज वर्क वर, अब ये जो सारी बुक्स हैं इनके टॉपिक क्या हुआ करते थे? तो कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स पे बेस्ड है, कुछ रोमांस पर बेस्ड है, एलिगरीज, कॉमेडीज और फिलोसफी। ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ये सारी बुक्स हैं। ओके, नेक्स्ट
वर्सेस वर कंपोज इन अर्लियर फॉर्म ऑफ गुजराती लैंग्वेज। अब हम फोक लिटरेचर पर आ गए। इन द कोर्स ऑफ टाइम गुजराती लैंग्वेज डेवलप इन मैनी लिटरेरी वर्क। गुजराती लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हुआ और धीरे धीरे गुजराती लैंग्वेज में काफी सारे लिटरेचर हमको मिले। द हेरिटेज ऑफ गुजराती लिटरेचर वॉज मेड प्रॉस्पेरस बाय। अब किसका कंट्रीब्यूशन है गुजराती लैंग्वेज का डेवलपमेंट में? तो सबसे पहले तो नाम आता है नरसिंह मेहता, फिर मीराबाई, दयाराम, अखो, प्रेमचंद, प्रीतम एंड अदर हु कंपोज ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, वर्सेस, गरबा, नरेटिव पोएम्स और छापा। इन सब ने ये सारी चीजें गुजराती में बनाई, जिसकी वजह से गुजराती लैंग्वेज जो है वो काफी आगे हुई। आफ्टर दैट स्कॉलर जैसे कि नर्मद, नवल राम, किशोर लाल मशरूवाला, फिर पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, महिपत्रम, रूपाराम, नीलकंठ, फिर गोवर्धन त्रिपाठी एंड अदर्स एनरिच दी गुजराती लिटरेचर थ्रू देयर वर्क। और सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। सब ने कुछ ना कुछ गुजराती लैंग्वेज में पोयम, वर्स या ड्रामा लिखे, जिसकी वजह से ये लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। ओके, चलो नाउ द्रविडियन लैंग्वेजेस, साउथ की लैंग्वेज होती है, कौन सी है? 4, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। और इन चारों में से जो सबसे पुरानी है वो है तमिल लैंग्वेज। नाउ अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन 3 लिटरेरी गैदरिंग्स एंड संगम्स वर हेल्ड एट। देखो 3 बार गैदरिंग हुई थी। किसकी गैदरिंग? जितने भी सेजेस हैं, संत महासंत हो गए, उन सबकी गैदरिंग हुई थी। एंड पोएट रिसाइटेड देयर कंपोजिशन। और उस गैदरिंग में बुक लिखी गई है। कौन सी बुक? देखो यहाँ पर अभी 3 बुक के नाम आएंगे। इन 3 गैदरिंग्स में 3 बुक्स हैं। अब ये बुक्स में क्या है कि इतने अलग अलग जो सेजेस हैं, जो पोएट्स हैं, उनका कंपाइलेशन किया गया है। सबसे पहले, और ये हुआ कहाँ था? इट हेल्ड इन कश्मीर, आई थिंक, आगे आएगा। ओके, और ये कंपाइलेशन किस थीम पर बेस्ड है? तो पॉलिटिक्स, वॉर और लव, इन थीम पर बेस्ड सारा कंपाइलेशन हुआ। सो द फेमस वर्क ऑफ दिस बॉडी। अब यहाँ जो गैदरिंग हुई थी उसमें कौन सी बुक्स लिखी गई है? तो देखो इथुटोकई, इसमें क्या है? कंपोजिशन ऑफ 8 पोएम्स। फिर तोलकापियम, ये ग्रामर पे बेस्ड है। पत्थु पट्टू, ये इसमें 10 सॉन्ग्स के बारे में है, ठीक है। तो 3 हो गए। इथुटोकई कंपाइलेशन ऑफ 8 पोएम्स, फिर तोलकापियम ग्रामर पर है, और पत्थु पट्टू किस पर है? 10 सॉन्ग्स का कंपाइलेशन है। देन थिरुवल्लुवर रोड द फेमस कुरल विच इन वर्स डील्स विथ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड रिलीजन। अब ये जो वर्क है कुरल, जो कि वर्स में है, यानी कि पूरा ऐसे लिखा नहीं है, ऐसे जैसा नहीं है, वर्सेस के फॉर्म में है, और ये बहुत सारे लाइफ के एक्सपेक्ट्स, रिलीजियस एक्सपेक्ट्स के बारे में बताता है। फिर शिल्पाधिकरण एंड दी मनी मेखलाई आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस बुक ऑफ अर्ली तमिल लिटरेचर। तो याद रखना, तमिल लिटरेचर की फेमस बुक्स कौन सी हैं? तो शिल्पाधिकरम और मनी मेखलाई, क्लियर। और थिरुवल्लुवर ने कौन सी बुक लिखी थी? कुरल, जो कि वर्सेस के फॉर्म में है। फिर आता है मेडिवल लिटरेचर। अब हम मेडिवल लिटरेचर में आ जाते हैं, यानी कि मुगल पीरियड जो है उसके बाद। सो ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ मेडिवल एज इन नॉर्थ इंडिया द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर वॉज संस्कृत। मेडिवल शुरू होने से पहले संस्कृत ही ज्यादा यूज होती थी, और सारे लिटरेचर ऑलमोस्ट संस्कृत में ही लिखे गए हैं। सो द ग्रेट वर्क्स वर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड वर इन लिटरेचर। इन दिस एज 2 ग्रेट वर्क वर रिटन इन कश्मीर। अब कश्मीर में मेडिवल एज में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी। पहला है सोमदेव्स कथा सरित सागर। क्या नाम है? कथा सरित सागर। किसने लिखी? सोमदेव ने लिखी। और दूसरी बुक का नाम है राज तरंगिनी। ये किसने लिखी? काल्हना। ओके, कथा सरित सागर और राज तरंगिनी, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है कश्मीर की, सोमदेव और कल्हना, याद रखना। Now these are the first historic books of India. Another famous, इसके अलावा कौन कौन सी है? गीत गोविंद by जयदेव, which is one of the finest poems in Sanskrit literature. तो गीत गोविंद में क्या है? संस्कृत लिटरेचर में, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में जो पोएम्स है वो लिखी हुई है, और ये किसने लिखी? जयदेव, याद रखना। तो यहाँ पे आपको 3 ऑथर और बुक्स के नाम मिल जाते हैं for 1 markers. Now as we have said before, this was the period when the अपभ्रम लैंग्वेज had started developing into modern Indian languages। और जो हमारी पुरानी लैंग्वेजेस हैं, यानी कि संस्कृत, वो धीरे धीरे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट होना चालू होती है। वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन एन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदू वॉज पृथ्वीराज रसो बाय चंद्र बरदई।
अब पृथ्वीराज रसो क्या है? बायोग्राफी ऑफ पृथ्वीराज चौहान। किसने लिखी है? चंद्रबरदई ने। द वर्क दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिंदी लिटरेचर डेल्स विद हीरोइक डील्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। यानी कि इससे पहले तो अभी तक संस्कृत ही चल रहा था ना, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की जो बायोग्राफी है चंद्रबरदई, जो किसने लिखी है? पृथ्वीराज रसो, चंद्रबरदई ने जो लिखी है, यहां से हिंदी लिटरेचर चालू होता है। क्लियर? इससे पहले तो ऑलमोस्ट सब संस्कृत में था, लेकिन ये हीरोइक डीड्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान से हमारा हिंदी लिटरेचर चालू होता है। फिर द पोएम, पोएट पंपा, पोन्ना, राणा, ये तीनों ऐसे लाइन में याद रखना, पंपा, पोन्ना, राणा। अब इनकी बुक्स बताती हूँ। पंपा ने कंपोज की आदि पुराण और विक्रम अर्जुन विजयंत, ठीक है, आदि पुराण और विक्रम अर्जुन विजयंत। पोन्ना ने कंपोज की शांति पुराण डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ 16 जैन तीर्थंकर। पोन्ना की बुक का नाम है शांति पुराण, जिसमें 16 जो जैन तीर्थंकर है उनकी लाइफ के बारे में है। और लास्ट में है राणा, जिन्होंने 2 बुक्स कंपोज की हैं, अजीतनाथ पुराण और गदा युद्ध, ठीक है, अजीतनाथ पुराण और गदा युद्ध। ये तीनों लाइन से क्यों याद रखना है? क्योंकि ये कन्नड़ लिटरेचर का ट्रायो है। ओके, ये जो तीनों है ये कन्नड़ लिटरेचर के ट्रायो माने जाते हैं। 1 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा कि तमिल लिटरेचर या कन्नड़ लिटरेचर, ऐसे करके ऑप्शंस होंगे, तो याद रखना कन्नड़ लिटरेचर, ट्रायो ऑफ कन्नड़ लिटरेचर, पंपा, पोन्ना, राणा। डन? चलो नेक्स्ट। पोएट कंबन कंपोज रामायण इन तमिल लैंग्वेज। अगेन द्रविडियन लैंग्वेज की बात हो रही है, तो रामायण को तमिल लैंग्वेज में किसने कंपोज किया? तो पोएट कंबन। Apart from this, other famous literary works were written in Tamil language और got a promotion in Delhi Sultanate। जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो जब दिल्ली सल्तनत यानी कि मुगल शासन जब चालू हुआ तो उसमें उनको और ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। अब दिल्ली सल्तनत की 2 लैंग्वेज थी, क्योंकि नॉर्थ में था तो जो नॉर्थ में बोली जाती है वही यहाँ पे इनकी दिल्ली सल्तनत के लैंग्वेज होगी। पहले है खाड़ी बोली और दूसरी है ब्रिज भाषा, ठीक है, खड़ी बोली और ब्रिज भाषा बिगेन टू बी यूज्ड इन राइटिंग लिटरेचर। और इसलिए दिल्ली सल्तनत के टाइम पर खड़ी बोली और ब्रिज भाषा को लिटरेचर लिखने में इस्तेमाल करने जाने लगा। मैंने डिवोशनल सॉन्ग्स भी इसी लैंग्वेज में कंपोज किए हैं। फिर हीरोइक पोएम्स एंड स्टोरीज वर कंपोज इन राजस्थानी लैंग्वेज विच इज सिमिलर टू हिंदी एंड गुजराती। और राजस्थानी लैंग्वेज में काफ़ी सारे हीरोइक, अब क्योंकि जो जितने भी राजपूत राजा थे उनके बारे में अगर बताना हो तो राजस्थानी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, हीरोइक पोएम्स इसलिए कहा गया है। द हीरोइक वर्क्स लाइक अलाउद्दौल एंड विशल देव रसो वर पॉपुलर एट दैट टाइम। ये अलाउद्दौल की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। ये दोनों जो हैं वो राजा परमल जो है उनके क्या थे? जनरल थे, उनकी आर्मी में ये लोग जनरल थे। और इन दोनों ने ही पृथ्वीराज चौहान के साथ भी युद्ध किया है। भले वो जीत नहीं पाए, अलाउद्दौल जो है वो हार गए थे, लेकिन ये फेमस इसलिए है क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जो ब्रेवरी और जो करेज दिखाया, इसके लिए इनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, ठीक है। सो अलाउद्दौल हो गए और विशाल देव रसो, ये कुछ पॉपुलर हीरोइक वर्क्स में आते हैं। फिर बात करें चंद्रयान, एक बुक है, किसने लिखी है? मुल्ला दाऊद ने, और ये ओल्डेस्ट बुक है अवधी लैंग्वेज में। अब आता है हमारा अवधी लैंग्वेज। सो अवधी लैंग्वेज में सबसे पुरानी बुक का नाम क्या है? चंद्रयान। किसने लिखी है? मुल्ला दाऊद में। और ये जो चंद्रयान है ये एक लव स्टोरी है, ठीक है, चंदा की लव स्टोरी है। नाउ पर्सियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की कोर्ट लैंग्वेज क्या थी? पर्सियन, याद रखना। इसलिए जितने भी मुगल्स हैं मोस्ट ऑफ द वर्क्स उन्होंने पर्सियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराए हैं। Consequently, many Persian words are seen in Indian languages. मैंने अब क्या होता है कि क्योंकि मुगल्स हैं और हमारे इंडियन कल्चर भी है तो मिक्सचर देखने को मिलता है। हमारी लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा पर्सियन वर्ड्स देखने को मिलेंगे। जियाउद्दीन बरानी ने कौन सी बुक लिखी? तारीख-ए-फिरोज शाही, which gives a detailed account of region of Khilji and Tughlaq kings। तो टुगलुक डायनेस्टी के राज्य के बारे में जो बुक बताती है वो है तारीख-ए-फिरोज शाही, written by जियाउद्दीन बरानी। He also wrote a book on political theory called फतवा-ए-जहांगीरी, ठीक है। तो पॉलिटिकल के ऊपर जो पॉलिटिक्स के ऊपर जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है? फतवा-ए-जहांगीरी। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लिटरेरी फिगर ऑफ दिस पीरियड वॉज आमिर खुसरो, जिसको हम पैरेट ऑफ इंडिया यानी कि तूते हिंद भी बोलते हैं। ही वॉज अब ये क्या थे? ये पोएट है, ये हिस्टोरियन है, मिस्टिक, सेंट और म्यूजिक के कंपोजर भी हैं। देन
ही वॉज अ डिसिपल, यानी कि किसको फॉलो करते थे, तो ये निजामुद्दीन औलिया को फॉलो करते थे। हजरत निजामुद्दीन आपने सुना होगा, ये वही है। तो हजरत निजामुद्दीन को ये फॉलो करते थे। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, जैसे कि आशिक, ये लव स्टोरी है, फिर ना साइफर, द किरतुल सदायन और खजाइन उल फुतू एंड अदर सेवरल वर्क्स ऑफ पोएट्री। और ये जो ना सिफर है ना, इसमें इन्होंने इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रेज किया है और इंडियन कल्चर के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलो, फिर ही टू ग्रेट प्राइड, वो अपने इंडियन होने पर गर्व करते थे, क्योंकि ये भी मुगल टाइम के थे। एंड प्रेज इंडिया एज द अर्थली पैराडाइज, और धरती पर जो स्वर्ग है वो इंडिया को ये मानते थे। ही प्रेज इंडियाज फ्लोरा फौना, इट्स ब्यूटी, इट्स बिल्डिंग, इट्स नॉलेज एंड लर्निंग। वो इंडिया के हर एक चीज़ को प्रेज करते थे, इसलिए उन्होंने पूरी एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने इंडिया और उसके कल्चर के बारे में बताया है। He strongly believed that in many respects the essence of Hinduism resembled Islam, यानी कि वो ऐसा मानते थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हिंदुइज्म में जो इस्लाम से रिलेट करती हैं, यानी कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें उनको लगती थी जो इस्लाम में और हिंदू में दोनों में सेम है। देन ही कंसिडर हिंद वाली दी हिंदी स्पोकन, और उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत के आसपास जो भी लैंग्वेज बोली जाती थी, क्योंकि नॉर्थ था तो हिंदी ही बोलेंगे ज़्यादातर, तो हिंद वाली जो एक लैंग्वेज है वहाँ बोली जाती थी, वो वही उसको अपनी मदर टंग मानते थे। ओके, ही कंपोज वर्सेज इन मैनी लैंग्वेजेस, ही रोट अ नंबर ऑफ बाइलिंगुअल क्वार्टरेन्स एंड वर्सेज इन हिंदी एंड पर्सियन। बाइलिंगुअल यानी कि दो लैंग्वेज में, एक हिंदी में और पर्सियन में उन्होंने लिखा है। वर्सेज और क्वार्टरेन्स यानी कि 4-4 लाइन के जो होते हैं ना, जिसको रिदम में हम बोल सकते हैं, गा सकते हैं, पोएम जैसा, उसको, ठीक है, 2 लैंग्वेजेस में। द रीजनल किंग्स गेव अ ग्रेट इम्पेटस टू रीजनल लैंग्वेजेस। अच्छा, अब देखो, जैसे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनका डेवलपमेंट तभी होगा जब रीजनल किंग्स उसको इंपॉर्टेंस देंगे, और सारे किंग्स ने ऐसा किया है, इसलिए हमारी ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज में हमको बुक्स, उनके ऑथर्स मिल ही जाते हैं। भक्ति सेंट्स प्रीच इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, मैनी ऑफ देम लाइक कबीर were great poets. Bhojpuri and Avdi were the major dialects during those days. The work of Kabir. अच्छा, ये क्या है? साधु खड़ी। अब साधु खड़ी ऐसा नहीं है कि कबीर ने ये बुक लिखी है, नहीं, साधु खड़ी इज द कंपाइलेशन ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस का मिक्सचर है साधु खड़ी, जिसमें अवधी लैंग्वेज आ गई, भोजपुरी, खड़ीपुरी, ब्रिजभाषा, सारी ऑलमोस्ट नॉर्थ की लैंग्वेजेस आ गई। अब इसी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके कबीर ने अपने जो वर्क्स हैं वो कंपोज किए हैं, ठीक है। सो भोजपुरी एंड अवधी वर दी मेन मेजर डायलेक्ट्स उस टाइम पे, और जो कबीर के वर्क्स हैं वो आपको साधु खड़ी में दिख जाएंगे। साधु खड़ी का सबसे अच्छा इस्तेमाल किसने किया है? सो कबीर, संत कबीर। अमंग देम कबीर दोहाज वर वेरी फेमस, वो तो आपने सुने होंगे कबीर के दोहे। फिर मलिक मोहम्मद जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी ने कौन सी बुक लिखी? पद्मावत। कौन सी लैंग्वेज में लिखी? अवधी लैंग्वेज। Moreover, the well-known रामचरितमानस by तुलसीदास was written in अवधी लैंग्वेज। तो रामचरितमानस यानी कि जो रामायण है वो किसने लिखी है? तुलसीदास ने। और किस लैंग्वेज में लिखी है? तो अवधी लैंग्वेज, ठीक है। There were many other writers of अवधी लैंग्वेज besides हिंदी लैंग्वेज, लिटरेचर इन अदर लैंग्वेज ऑल्सो। अब आगे देखेंगे दूसरी कौन कौन सी लिटरेचर है। बंगाली, अभी हमने देखा, पहले तो साउथ इंडियन वाली होगी द्रविड़, ठीक है, तमिल लैंग्वेज, उसके बाद ब्रिज भाषा, अवधी, अब आता है बंगाली। द रामायण बाय कृति वसा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बुक्स ऑलरेडी किसी लैंग्वेज में लिख ली गई हैं, जैसे संस्कृत में, अवधी में, अब हर एक रीजन में लोगों तक वो चीज़ पहुँचाने के लिए उनको कन्वर्ट किया जाता है, उनको ट्रांसलेट किया जाता है, ताकि वो सब पढ़ सके, सब समझ सके। इन बंगाली The Ramayana by Kriti Vasa and the hundreds of lyrics by famous poet Chandidas were written under the patronage of the rulers. छत्र छाया यानी कि उस टाइम के जो राजा थे उनकी छत्र छाया में बंगाली में भी काफ़ी सारे कंपोजिशन हुए हैं रामायण को। कृति वसा ने रामायण को बंगाली में ट्रांसलेट भी किया है, और जो चंडीदास हैं एक फेमस पोएट हैं जिन्होंने बंगाली के ऊपर यानी कि बंगाली लैंग्वेज में काफ़ी सारी पोएम्स भी कंपोज की हैं। विथ सेंट चैतन्य द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डिवोशनल सॉन्ग्स बिगिन। तो ये जो संत थे जिनका नाम है चैतन्य, इनसे ही डिवोशनल सॉन्ग्स यानी कि भक्ति सॉन्ग्स को लिखने का चालू हुआ ट्रेडिशन। फिर नरसिंह मेहता रोड डिवोशनल सॉन्ग्स इन गुजराती एंड नामदेव एंड सेंट एकनाथ इन मराठी। तो नरसिंह मेहता गुजराती में डिवोशनल सॉन्ग्स लिखते थे, नामदेव और सेंट एकनाथ ये मराठी में लिखते थे।
फिर देयर वर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स इन कश्मीर अंडर Zainuddin, under whose patronage many Sanskrit works like Mahabharat and Rajtarangini were translated into Persian. यहाँ क्या ध्यान रखना है कि कश्मीर में जैनुलब्दीन ने काफी सारे वर्क्स पर्सियन में ट्रांसलेट कराए, जिसमें से एक है महाभारत और दूसरा राजतरंगिनी। याद है ना किसने लिखा था राजतरंगिनी? काल्हना, याद रखना। नाउ इन द रीन ऑफ किंग्स ऑफ विजयनगर, विजयनगर यानी कि ये साउथ का हो गया, संस्कृत लिटरेचर कंटिन्यू टू डेवलप, हाउएवर दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर द ग्रोथ ऑफ तेलुगु लिटरेचर। तो जो विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे जो संस्कृत के साथ साथ तेलुगु लैंग्वेज का भी, लिटरेचर का भी डेवलपमेंट हुआ। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो राजा है कृष्णदेव राय, द ग्रेट किंग ऑफ विजयनगर, वाज आल्सो अ तेलुगु एंड संस्कृत राइटर। अब यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में यहाँ पे लिख देंगे तमिल एंड संस्कृत, हिंदी एंड संस्कृत। तो याद रखना जो कृष्णदेव राय हैं वो तेलुगु और संस्कृत के राइटर थे और उन्होंने अमुक्तमल्यद लिखी है। अमुक्तमल्यद नाम की बुक उन्होंने लिखी है। मुगल पीरियड ऑल्सो सॉ ग्रेट डेवलपमेंट इन लिटरेचर, क्योंकि मुगल पीरियड में काफ़ी सारी बुक्स को ट्रांसलेट किया गया है, तो डेवलपमेंट तो हुआ है उनके पीरियड में भी। बाबर जो कि पहला मुगल एम्परर था, ठीक है, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ टर्किश पोएट्री एंड ऑल्सो द ऑथर ऑफ, और उन्होंने अपनी खुद के ऊपर बुक लिखी, तो ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है तुजुक बाबरी। क्लियर, उन्होंने अपने ऊपर ही बुक लिखी तो ऑटोबायोग्राफी होगी जिसका नाम है तुजुक बाबरी, टर्किश में। उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया गया पर्सियन में, और जब वो ट्रांसलेट हो गई तो उसका नाम क्या हो गया? बाबर नामा। याद रखना ये दोनों एक ही है, ये टर्किश में है और ये पर्सियन लैंग्वेज में है। फिर गुलबदन बेगम, ये कौन है? हुमायूं की सिस्टर हैं, और हुमायूं पर जो बायोग्राफी लिखी है गुलबदन बेगम ने, यानी कि उनकी बहन ने, उसका नाम क्या है? हुमायूं नामा। डन, चलो। जहांगीर रोट हिज ग्रेट, अब जहांगीर ने भी अपने ऊपर बुक लिख ली तो वो भी ऑटोबायोग्राफी हो गई, जिसका नाम क्या है? तुजुक-ए-जहांगीरी। डन, तुजुक-ए-जहांगीरी। औरंगजेब वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, ये भी बहुत अच्छे राइटर थे। फिर जो लास्ट मुगल एम्परर है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर वॉज अ नोटेबल उर्दू पोएट। याद रखना लास्ट मुगल एम्परर यानी कि बहादुर शाह जफर कौन से पोएट थे? तो उर्दू पोएट थे। हिंदी लिटरेचर मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग अकबर रीजन, अकबर के टाइम पर हिंदी लिटरेचर में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला, क्योंकि सूरदास, तुलसीदास ये सब अकबर के टाइम के ही थे। द ग्रेट पोएट केशव दास रोट ऑन लव एंड सेपरेशन। फिर रहीम के दोहे आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। और अब्दुल फजल ने कौन सी बुक लिखी? एने अकबरी और अकबरनामा। ये जो अकबरनामा है ये अकबर की बायोग्राफी है, किसने लिखी? अब्दुल फजल, याद रखना। और ये एने अकबरी गिव्स डिटेल ऑन इंडियन कस्टम। अब देखो अकबर ने काफ़ी टाइम तक इंडिया में रूल किया है, तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी कि इंडिया का कल्चर कैसा है, वहाँ के कस्टम, ट्रेडिशन, ठीक है, रिलीजन, फिलॉसफी, ये सब। तो एने अकबरी में अब्दुल फजल ने इंडिया के बारे में बताया है। ओके, अब इनके भाई की भी बात यहाँ पे की गई है। अब्दुल फैजी का भाई का नाम क्या था? फैजी was great Persian poet and he translated many Sanskrit works into Persian ताकि मुगल उनको पढ़ सके। अकबर had established an independent department, और अकबर ने एक अलग से ही डिपार्टमेंट बनाया था संस्कृत बुक्स को पर्सियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराने के लिए, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था, ठीक है। और कौन कौन से वर्क को उसने ट्रांसलेट करवाया? महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवत गीता और पंचतंत्र, ऐसी सारी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसको अकबर ने ट्रांसलेट करवाया। ओके, नाउ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग अब मेडिवल पीरियड में जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जाता है वो है बर्थ ऑफ उर्दू लैंग्वेज। मेडिवल पीरियड में ही उर्दू लैंग्वेज का जन्म होता है। दिस न्यू लैंग्वेज सून डेवलप इनटू वन ऑफ द रिचेस्ट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और धीरे धीरे करके जो उर्दू लैंग्वेज है ये हमारी रिचेस्ट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस में शामिल हो जाती है। इट प्रोड्यूस ग्रेट पोएट्स। अब ये जो आप सारे नाम सुने होंगे आपने, कुछ जैसे गालिब हो गया, ठीक है, इनके सारे जो काम है वो किस में? उर्दू लैंग्वेज में है। वाली, मीर दर्द, मीर ताकी मीर, फिर नाजी, अकबरबदी, गालिब और इकबाल, ये सारे कुछ ऐसे पोएट्स हैं जिन्होंने उर्दू लैंग्वेज में काम किया है।
Urdu prose also developed in early 18th century when the translation of most of the historical works from Sanskrit into Urdu began. और उस टाइम पे बहुत सारे संस्कृत वर्क्स का ट्रांसलेशन उर्दू लैंग्वेज में किया जा रहा था. उसी टाइम पर ओरिजिनल प्रोज वर्क इन उर्दू वॉज रिटन. प्रोज यानी कि ऐसे तरीके से जो लिटरेचर कहानी जैसे, उस तरीके से उर्दू लैंग्वेज में काफ़ी सारे वर्क लिखे गए. जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद दरबार अकबरी इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ उर्दू लैंग्वेज. तो देखो ये याद रखना है, दरबार ए अकबरी किस लैंग्वेज में है? उर्दू लैंग्वेज में. किसने लिखा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद. ये फोटो है किसकी? गालिब की. ठीक है. सो उर्दू लैंग्वेज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन लिटरेचर के वर्क्स में. अब आगे हम पढ़ेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच. इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस. इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं. इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी. फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी. चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको. देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस. मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा. चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी. इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF. मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीज़ें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको. हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट. तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए. ऑल द बेस्ट. तो अब हम देखेंगे एंशिएंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया. जैसे आज हमारे पास IIT है, IIM है, और अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां बच्चों का ड्रीम होता है पढ़ना. सिमिलरली यही कंडीशन इंडिया की भी थी जब हमारे पास तक्षशिला और नालंदा जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी. ठीक है, पूरी दुनिया से लोग इस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते थे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी. एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो बडगांव विलेज, पटना, बिहार. लोकेशन बहुत ध्यान से याद रखना है, बडगांव विलेज, पटना, बिहार. द नालंदा गिव मोर इंपॉर्टेंस इन बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन. लेकिन अगर हम आगे देखें तो पर्टिकुलरली ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी और बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन के ऊपर ही यहाँ पर फोकस किया जाता था. एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिगिन पिलग्रिमेज ऑफ जैन्स. क्यों? ये जैन का तीर्थ स्थान भी बन जाता है. उसका रीजन ये है कि जो महावीर स्वामी है हैज परफॉर्म 14 चतुर्मास. चतुर्मास का मतलब होता है 4 महीने का पीरियड जहां पर ये जो जैन तीर्थंकर है वो एक ही जगह पर रहकर प्रैक्टिस करते थे. कौन सी? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. ओके, इसलिए ये जैन लोगों का एक तीर्थ स्थान जैसे भी हो गया. अब इन द 5th century कुमार गुप्त हैड बिल्ट अ मोनेस्ट्री हियर. सिंस देन फेम ऑफ नालंदा हैज इंक्रीज. कुमार गुप्त ने 5th century में यहाँ पर एक मोनेस्ट्री बना दी. अब मोनेस्ट्री मतलब क्या होता है? वो जगह जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं एज पर दी रिलीजन. उनके रिलीजन के हिसाब से, यानी कि बुद्धिस्ट रिलीजन के हिसाब से मॉन्क्स यहाँ रहते हैं, उसको मोनेस्ट्री बोलते हैं. तो जब मोनेस्ट्री बन गई तो इसका फेम और ज्यादा बढ़ गया. Thousands of priceless treasures of manuscripts. This was a pure place of Indian culture. यहाँ की जो लाइब्रेरी थी उसमें हजारों मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, और हमारे जो लिटरेचर है जिसमें पूरा ज्ञान है, जैसे कि साइंस के ऊपर हो गया या एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ इसकी लाइब्रेरी में था. स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड टू कम एंड स्टडी हियर. द ग्रेट ट्रैवलर. अब इसका नाम याद रखना कि नालंदा यूनिवर्सिटी में किसने विजिट किया? सो ह्यूएन सांग ऑल्सो केम है. अब ये ह्यूएन सांग कौन है? ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क है. ठीक है, चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क है, ट्रैवलर है, जो इंडिया आए थे और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में आके इनके बारे में सब कुछ जाना. टुडे ओनली द ruins ऑफ ग्रेट यूनिवर्सिटी बट amidst द ruins वन कैन विजुअलाइज द ग्लोरियस कल्चर ऑफ इंडिया. देखो, अब तो यूनिवर्सिटी जो है वो बर्बाद कर दी. किसने खराब कर दी है?
तो बख्तियार खिलजी, नाम याद रखना आप। बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था और नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर आप जाएंगे आज भी तो जो ग्लोरी है इंडियन कल्चर की वो वहां पर दिखती है। अ स्टूडेंट हु पास आउट फ्रॉम नालंदा वाज कंसिडर्ड द आइडियल स्टूडेंट। मान लो अगर आजकल कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलता है तो उस बच्चे का जो लेवल है वो अलग ही होगा, एक आइडियल स्टूडेंट की तरह उसको देखा जाएगा। सिमिलरली अगर कोई नालंदा या तक्षशिला से पढ़ के निकलता था उसको उसी के नजरिए से फिर देखा जाता था कि तो बहुत ही ज्यादा होशियार बच्चे होंगे। नाउ during 5th to 11th century, education was best at Nalanda, and in India at that time has best libraries of the world were available. पूरी दुनिया की सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ पर थी? नालंदा में थी। Many students of India and abroad used to come यहाँ पे पढ़ने के लिए भी आते थे और रिसर्च करने के लिए भी आते थे। तक्षशिला एज वेल एज नालंदा, दोनों ही तक्षशिला और नालंदा में दोनों ही रिसर्च के लिए और बाहर से लोग पढ़ने के लिए भी आते थे। अच्छा, और देखो ह्यूएन त्सांग कितनी बुक्स अपने साथ ले गया? 657 बुक्स अपने साथ चाइना लेकर चला गया। ह्यूएन त्सांग विजिटेड 7th सेंचुरी में आया था। देयर वर 7 ह्यूज हॉल्स इन द यूनिवर्सिटी। कितने थे हॉल्स? बोलो, रूम्स या सेक्शन। तो 7 बड़े बड़े हॉल्स थे और 300 रूम्स थे लेक्चर्स के लिए। ठीक है, लेक्चर डिलीवर करने के लिए 300 रूम्स थे और जो पूरे हॉल थे वो कितने? 7 हॉल थे। और ये लाइब्रेरी के बारे में ये बात है कि जब बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था और लाइब्रेरी में इसने आग लगा दी थी, तो जो लाइब्रेरी की बुक्स जली वो महीनों तक चला। ठीक है, यानी कि सोचो लाइब्रेरी कितनी बड़ी होगी कि उसकी आग महीनों तक जलती रही। ओके, चलो फिर स्पेशल मोनेस्ट्रीज वर बिल्ड। ठीक है, ड्वेलिंग यानी कि रहने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रहने के लिए जगह भी थी, क्योंकि बुद्धिस्ट रिलेटेड है तो इसलिए मोनेस्ट्रीज। मैनी विलेज, अब यहाँ पे डोनेशन आता था। यूनिवर्सिटी चलती रहे, यूनिवर्सिटी के सस्टेनेंस के लिए आसपास के जो विलेजेस है बहुत ज़्यादा डोनेशन करते थे। फूड क्लोथिंग फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द अर्निंग्स ऑब्टेन फ्रॉम दोज विलेजेस। गाँव से जो भी डोनेशन मिलता था वो सारा डोनेशन बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सारी फैसिलिटीज देने में चला जाता था। इट्स बुक रिपोजिटरी, यानी कि याद रखना नालंदा की लाइब्रेरी का नाम था, क्या नाम था? धर्मगुंज। क्या नाम था? धर्मगुंज। During 5th to 11th century, Nalanda was a reputed as well as esteemed center of education. एक बहुत ही ज्यादा पूरी दुनिया में reputed education center था 5th से लेकर 11th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके, और उसकी धर्मगुंज याद रखना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रेजरी ऑफ ट्रुथ। ठीक है, तो इसकी जो लाइब्रेरी थी वो ज्ञान का और फैक्ट एंड फिगर्स का भंडार थी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज तक्षशिला। ये कहां पर है? आज रावलपिंडी, जो आज का क्या है हमारा पाकिस्तान में है। और इट वॉज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट गांधार रीजन की कैपिटल क्या थी? तक्षशिला। दिस यूनिवर्सिटी इम्पार्टेड एजुकेशन इन हाउ मेनी सब्जेक्ट? तो 64 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर एजुकेशन मिलता था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ज्यादातर बच्चे क्या आश्रम में ही रहते थे, गुरु के साथ ही पढ़ते लिखते थे। नाउ जीवक, नाम याद रखना, ये किसका फॉलोअर था? डिसिपल यानी कि फॉलोअर, लॉर्ड बुद्धा का। लर्न द लेसन ऑफ आयुर्वेद हियर। तो जीवक जो कि लॉर्ड बुद्धा का डिसिपल यानी कि फॉलोअर था, उन्होंने आयुर्वेद कहां से सीखा? तो तक्षशिला से सीखा। अकॉर्डिंग टू अ बिलीफ दिस यूनिवर्सिटी वाज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ तक्ष। अब ये तक्ष किसका नाम है? तो भरत के बेटे का। अब ये भरत कौन है? तो जो अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के राजा राम, वो 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो जो भरत है उनमें से उनके बेटे का नाम क्या है? तक्ष। इसलिए इस उन्हीं के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा है तक्षशिला, ब्रदर ऑफ लॉर्ड राम, बॉर्न इन रघुकुल या अयोध्या। और it was renowned education center of 7th century. Students were free to study the subjects of their interest. जिस फील्ड में, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो उसी को पढ़ना है। जबरदस्ती कोई भी सब्जेक्ट किसी पर थोपा नहीं जाता था। In spite of the limit allotted of 20 students per teacher, they used to teach even more. एक टीचर 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, ऐसा लिमिट था, लेकिन फिर भी वहां पर जो टीचर्स थे वो 20 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा देते थे। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्टेंस, जैसे कि वाराणसी, राजगृह, मिथिला, उज्जैन, दूर दूर से यहाँ पर लोग पढ़ने आते थे। फिर वाराणसी का जो राजकुमार है, प्रिंस ऑफ वाराणसी, दूसरा प्रसेनजीत, कौन? द किंग ऑफ कौशल, स्टडीड हियर।
और दूसरा ये दो नाम हो गए, तीसरा कौन है, ग्रेट ग्रामेरियन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, पाणिनि, ठीक है, ग्रेट संस्कृत ग्रामेरियन पाणिनि, उन्होंने भी यहाँ पर पढ़ाई की है। एंड एक्सपर्ट पॉलिटिशियन कौटिल्य, ग्रेट पर्सनैलिटीज के यहाँ पर नाम है, जैसे नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, ये दोनों ही 4 या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। और ये जो तक्षशिला है डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके वो ये वाला पैराग्राफ डाल देगा कि वो यूनिवर्सिटी एक्सप्लेन करो या वो यूनिवर्सिटीज के बारे में बताओ जहां पर वाराणसी का प्रिंस प्रसेनजीत सेन, फिर ग्रेट संस्कृत ग्रामेरियन पाणिनि और चाणक्य यानी कि कौटिल्य, ये लोग पढ़े हुए हैं, उस यूनिवर्सिटीज के बारे में बताना है। तो आंसर अपना तक्षशिला होगा, यानी कि तक्षशिला के बारे में बताना है। तो याद रखना, Politician Kautilya got education from this university. तक्षशिला was the best center for higher education. Normally student और ज्यादातर बच्चे ना गुरु के पास ही रहकर पूरी शिक्षा लेते थे। एजुकेशन ऑफ वेद, अब क्या क्या पढ़ाया जाता था, वेद पढ़ाए जाते थे, मिलिट्री साइंस, गज विद्या यानी कि क्या होता है, एलिफेंट से रिलेटेड उनका ख्याल कैसे रखना, उनका मेंटेनेंस, ठीक है। देन आर्चरी, बो एंड एरो, फिर ग्रामर, फिलोसफी, वॉरलॉर्ड, युद्ध, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या और एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल। इसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ स्पेस, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ स्पेस। ये दोनों चीजें नेक्स्ट चैप्टर में आगे आएंगी तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे। फिर ये देखो चाणक्य, द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ऑल्सो स्टडीड हेयर। अभी हमने देखा था ना कौटिल्य, पॉलिटिशियन कौटिल्य, या उनका दूसरा नाम क्या है, चाणक्य। मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा किसने बनाया, चाणक्य ने ही बनाया। पूरी ट्रेनिंग किसने दी थी, चाणक्य ने दी थी। और फिर जाके मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ और चाणक्य ने बनाया राजा चंद्रगुप्त मौर्य को, और उनका बेटा कौन, अकबर दी ग्रेट, जिसने आगे फिर काफी अच्छा रूल किया। नाउ चाइनीज स्कॉलर, अब ये याद रखो कि तक्षशिला में कौन से स्कॉलर या कौन सा ट्रैवलर आए, तो फाहीन विजिटेड दिस यूनिवर्सिटी इन द बिगिनिंग ऑफ 5th सेंचुरी। ये भी चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे, चाइनीज स्कॉलर फाहीन। नेक्स्ट वाराणसी, काशी। वाराणसी फेमस प्लेस ऑफ पिलग्रिम, पहले तो ये तीर्थ स्थान के लिए बहुत ज्यादा फेमस है 7th सेंचुरी से ही। इट वॉज ऑल्सो द फेमस एजुकेशन सेंटर, क्योंकि वाराणसी में भी बहुत सारे लोग क्या पढ़ाई के लिए या फिर मोक्ष पाने के लिए आते थे। इट ग्रू एज द रिलीजियस सेंटर फॉर द आर्यन कल्चर इन उपनिषदिक पीरियड, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी काशी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्यन कल्चर में, उपनिषदिक पीरियड में, यानी कि उपनिषद में हमको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। किंग ऑफ वाराणसी अजातशत्रु was a great philosopher of उपनिषद एज एंड ग्रेट सपोर्टर ऑफ एजुकेशन। ये उपनिषदों को बहुत ज्यादा पढ़ता था, मानता था और एजुकेशन को भी बहुत सपोर्ट करता था। नाम क्या है, अजातशत्रु। इट इज मेंशन दैट, व्यास संहिता में क्या मेंशन है, दैट महर्षि वेद व्यास का आश्रम भी वाराणसी में था, ठीक है। महर्षि वेद व्यास कौन है, ये जिन्होंने महाभारत लिखी, याद रखना उनका आश्रम भी कहाँ पर था, वाराणसी में था। फिर लॉर्ड बुद्धा ने वाराणसी को ही चुना अपना प्रीचिंग स्प्रेड करने के लिए, प्रोपोगेशन ऑफ हिज टीचिंग, लॉर्ड बुद्धा ने भी वाराणसी को ही चुना था। फिर पोटेंट फिलोसोफर आदि शंकराचार्य, सो आदि शंकराचार्य हैड टू मूव टू काशी टू अडॉप्ट न्यू प्रिंसिपल ऑफ वेदांत। वेदांत यानी कि वेद को और अच्छे से समझने के लिए, उसको और डिटेल में जाने के लिए, उस ज्ञान के लिए इन्होंने भी कौन सी जगह को चुना, वाराणसी को चुना। फिर वल्लभाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु, ये पायनीज है ऑफ पुष्टि मार्ग, अटेन दी प्रेस्टीज ऑफ देयर वैष्णव सेक्ट इन काशी। वैष्णव सेक्ट कौन होते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं। सो वल्लभाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु किसके पायनीज है, पुष्टि मार्ग, मतलब क्या होता है, पाथ ऑफ ग्रेस। ये एकदम कृष्ण भक्ति में बहुत ज्यादा मानते हैं, तो उन्होंने भी वाराणसी को ही चुना अपने डिवोशन के लिए। नाउ मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर फैमिलीज ऑफ पंजाब हैड टू माइग्रेट टू काशी, या तो काशी जाओ या तो कश्मीर जाओ। नॉर्थ साइड एजुकेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस था। मैनी ऑफ अदर प्रिंसेस केम फॉर एजुकेशन इन वाराणसी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्परर अशोक। तो अशोक के छत्र छाया में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्योंकि अशोक भी एट द एंड किस रिलीजन को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, बुद्धिस्ट रिलीजन। सारनाथ में बिकेम अ फेमस एजुकेशन सेंटर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्परर अशोका, ठीक है। तो जो सारनाथ है वो काफी ज्यादा फेमस हो गया था एजुकेशन हब की तरह अशोक के पीरियड के टाइम पे। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अभी हमने 2 यूनिवर्सिटीज देखी, पहली कौन सी थी, नालंदा,
अब देखो ये याद रखना 3 से 4 मार्क्स में। 2 इंपॉर्टेंट है, एक नालंदा और तक्षशिला, एक एक डिटेल आपको याद होनी चाहिए दोनों की। फिर है ये दूसरी तक्षशिला, ये भी 2-3 मार्क्स में। नाउ वाराणसी, और लास्ट है वल्लभी। वल्लभी यानी कि गुजरात में आ जाते हैं। सो दिस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वाज वेरी फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन 7th सेंचुरी में। There was a significant contribution of contemporary ruler of Vansh dynasty and its people who make Vallabhi a well-renowned and huge center of education. विद्या धाम क्या मतलब होता है? सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो वल्लभी को आगे बढ़ाने के लिए या ये जितनी फेमस है उतना फेमस बनाने के लिए किसका कंट्रीब्यूशन है? तो वंश डायनेस्टी के जो राजा है उनके साथ साथ उनकी फैमिली का भी, और दूसरा वल्लभी के जो लोग थे वो। वल्लभी वाज द सेंटर ऑफ हिनायना कल्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। अब ये हिनायना क्या है? जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसके 2 पार्ट है मेजर, एक हिनायना हो गया और एक महायाना। जो लोग हिनायना को फॉलो करते हैं उनका ये कहना है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा जो ग्रुप आ जाता है जिसका नाम है महायाना, वो ये मानते हैं कि जो बुद्ध है उनकी जो मूर्ति की पूजा करेंगे तो हम जाके मोक्ष पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन की बात हो रही है और यहाँ पे आइडल को वर्शिप करने की बात हो रही है। सो इन द मिडल ऑफ 7th सेंचुरी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक स्थिरमती और गुणमती वर द लीडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वल्लभी। देखो ये वुमेन एम्पावरमेंट बता रहा है कि उस टाइम पर वल्लभी जैसी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज की प्रिंसिपल थी। कौन? स्थिरमती और गुणमती। आपको नाम याद रखना है, स्थिरमती और गुणमती। द स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिस्टेंस एरियाज ऑफ गंगा यमुना यूज्ड टू कम हियर फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, आगे पढ़ाई करने के लिए ये लोग यहाँ आते थे। और जो चाइनीज ट्रेवलर है कौन? इत्सिंग, चाइनीज ट्रेवलर इत्सिंग। वल्लभी आया और उन्होंने क्या कहा कि वल्लभी को कंपटीशन है किसके साथ? नालंदा के साथ। याद रखना, ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया जाता है कि वल्लभी competed with the famous education center नालंदा which was located at eastern part of India। तो वल्लभी और नालंदा का कंपटीशन चलता था। वल्लभी और तक्षशिला, नालंदा तक्षशिला, इस तरीके से ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया जाएगा। तो याद रखना वल्लभी और नालंदा। किसने कहा? चाइनीज ट्रेवलर इत्सिंग। वल्लभी वॉज अ कैपिटल ऑफ एंड एन इंटरनेशनल पोर्ट। कैपिटल भी था और इंटरनेशनल पोर्ट भी था। जो वल्लभी का जो रूलर है वो कौन सी डायनेस्टी के थे? मैत्रिक डायनेस्टी यानी पेट्रोनाइज एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज एज वेल, यानी कि इन्होंने एजुकेशन और यूनिवर्सिटी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। इट इज ऑल्सो नोटेबल दैट रॉयल पीपल ऑफ मैत्रिक डायनेस्टी वर नॉट बुद्धिस्ट, however they were helping the institution। देखो ये लोग कितना ज्यादा एजुकेशन को सपोर्ट करते होंगे कि जो वल्लभी यूनिवर्सिटी है वो बेसिकली बुद्धिस्ट के लिए, बुद्धिस्ट रिलीजन पर बेस्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैत्रिक डायनेस्टी है ये लोग बुद्धिस्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी ये यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करते थे पूरा। ओके, लेकिन फिर क्या होता है? 775 AD में अरेबियंस अटैक कर देते हैं वल्लभी पर। तो जो मैत्रिक हैं वो हार जाते हैं, और जब इनकी हार होती है उसी के साथ साथ ये वल्लभी यूनिवर्सिटी भी बंद हो जाती है। क्लियर हुआ? सो मैत्रिक डायनेस्टी का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वल्लभी यूनिवर्सिटी में। नाउ द नेम ऑफ फेमस स्कॉलर वर रिटन ऑन द गेट। तो जो अच्छे स्कॉलर्स यहाँ से पढ़ के गए हैं ना, उन सबके नाम यूनिवर्सिटी के गेट पर लिखे होते हैं। फिर देखो जहाँ से तुम पढ़े हो, जैसे आज अगर हम अच्छे कॉलेज से IIT वगैरह से पढ़ के निकल जाते हैं तो वो जो सर्टिफिकेट है कि किस कॉलेज से आप पढ़े हो वो आपको अलग करता ही है, आपको अलग नजरिए से देखा जाएगा कि बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होगे। तो सिमिलरली स्कॉलर्स बाय शोइंग देयर एजुकेशन वर गेटिंग हायर राइट्स इन राज्यसभा। और अगर ऐसी सब यूनिवर्सिटीज से जो बच्चा पढ़ के निकलता है उनका जो एजुकेशन है वो सबसे अलग होगा, इसलिए उनको राज्यसभा में भी ज़्यादा राइट्स मिलते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है एज कम्पेयर टू अदर्स। और नॉलेज, वर्शिप, पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इन सब की वजह से ये यूनिवर्सिटी सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में फेमस थी। और स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, बाहर से भी लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। तो अगर सही मायने में बात करें तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज तो इंडिया की तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज ही कहलाएंगी। ओके, ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस। देखो
हर एक ब्रांच यहाँ पर पढ़ाई जाती थी, फिर चाहे वो साइंस हो, मेडिकल हो, हर एक चीज, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, हर एक चीज यहाँ पर आपको पढ़ाई जाती थी। द मेंटेनेंस, और ये यूनिवर्सिटी का जो मेंटेनेंस है वो बच्चों से पैसे नहीं लिए जाते थे, उनसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं था। गांव से जो भी चैरिटी आ रही है उसी से पूरी यूनिवर्सिटीज चलती थी। और आज के जो सो कॉल्ड बड़े बड़े इन्वेंशन हो गए हैं वो ऑलरेडी हमारे यूनिवर्सिटीज में पहले होके रखे हुए थे। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ की लाइब्रेरी में जब बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी तो कितने सारे मैन्यूस्क्रिप्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर जल गई। ठीक है, फिर भी जो कुछ बचा उतना हमने मेंटेन कर लिया है, प्रिजर्व कर लिया है। पर बहुत सारे इन्वेंशन और रिसर्च जो हमने किए थे वो उस लाइब्रेरी में थे। एक्चुअली शो द लॉयल्टी ऑफ द पीपल टूवर्ड्स यूनिवर्सिटी, और लोग लॉयल्टी दिखाता है कि कुछ भी हो हम उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। इट वॉज वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन फॉर द नॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। कोई भी फील्ड हो पूरी दुनिया में हमारी ये सारी यूनिवर्सिटीज़ फेमस थी। बाहर से भी लोगों को अगर रिसर्च और डेवलपमेंट करना था, कुछ और किसी भी फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेना था, तो वो भी इस यूनिवर्सिटीज़ में आके ही पढ़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये चैप्टर दोबारा रीड ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।